1950 से लेकर 1990 तक कह लीजिए, इस अवधि में विदेश नीति के अंदर बेसिकली दो व्यक्तित्वों पर हम लोगों ने चर्चा करी, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा इंदिरा गांधी के बारे में, और देखा कि कैसे हमारी इंदिरा गांधी इन दोनों ही प्रधानमंत्रियों के काल में किस तरीके से हमारी विदेश नीति आदर्शवादी स्वरूप से आगे बढ़ के यथार्थवादी स्वरूप में एंट्री करती है। यानी जेल नेहरू का जो काल था वो पूरी तरह से आदर्शवादी विदेश नीति के लिए जाना जाता था, और आगे चलकर इंदिरा गांधी के काल में इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो मूलतः यथार्थवादी विदेश नीति के रूप में होता है। और यहीं पर हम लोगों ने विदेश नीति में कहीं ना कहीं आक्रामकता लाना शुरू किया। यहाँ हमारी विदेश नीति आक्रामक होती है और कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन की अवधारणा यहाँ देखने को मिलती है कि आखिर ऐसा क्या कुछ करें जिससे हमारे जो प्रतिद्वंदी देश हैं उनके साथ हम एक संतुलन का भाव रख सकें, शक्ति संतुलन का भाव रख सकें। एनीवे, आप देखते हैं 1991 में वैश्विक स्तर पे एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, और इस दौर में यूएसएसआर का यानी पूर्व सोवियत संघ का विघटन होता है। और सोवियत संघ का विघटन होने के साथ ही जो द्विध्रुवीय विश्व था, कहीं ना कहीं यह द्विध्रुवीय विश्व एक ध्रुवीय विश्व में तब्दील हो जाता है, एक ध्रुवीय विश्व बन जाता है। और इसी के साथ आप कहेंगे कि आर्थिक स्वरूप में जो एक वैचारिक संघर्ष का दौर व्याप्त था शीत युद्ध के काल में, है ना, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत तथा 1991 से पहले, तो यह शीत युद्ध का दौर समाप्त होता है। और शीत युद्ध का दौर समाप्त होते ही कहीं ना कहीं जो गुटीय राजनीति का दौर था यह भी समाप्त माना जाता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर गुटबाजी किसी न किसी रूप में हमेशा व्याप्त रही है और रहेगी, इसको नकारा नहीं जा सकता, बट प्रत्यक्ष रूप से जो एक गुटीय स्वरूप देखने को मिल रहा था विश्व व्यवस्था में, उसका अंत माना गया 1991 ईस्वी में। और इस अंत के साथ, गुटीय राजनीति के समापन के साथ ही, जैसा मैंने आपको बताया कि एक ध्रुवीय विश्व की संकल्पना उभर कर आती है, एक ध्रुवीय विश्व की संकल्पना। और कहीं ना कहीं एक ध्रुवीय विश्व की संकल्पना में भारत की विदेश नीति का जो आदर्शवादी तत्व था, खास करके गुट निरपेक्षता, आप देखेंगे कि विश्व व्यवस्था में कई देशों की निगाह में, कई विचारकों की निगाह में कहीं ना कहीं गुट निरपेक्षता अप्रासंगिक होती दिख रही है, अप्रासंगिक होती दिख रही थी। आप इसे पूर्णतः अप्रासंगिक नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि इसकी प्रासंगिकता को लेकर सवालिया निशान लगाए जाने प्रारंभ हो गए थे, है ना। अब देखो 1991 में यूएसएसआर का विघटन होने के साथ ही वैचारिक संघर्ष का जो दौर था वो भी समाप्त हुआ, और विश्व व्यवस्था में आप देखेंगे कि पूंजीवाद कहीं ना कहीं मुखर होकर उभरा, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक इकलौता आर्थिक विचारधारा के रूप में इसने विश्व व्यवस्था में जगह बनाई। निसंदेह भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, भारत को भी इसे अपने यहां प्रवेश देना पड़ा। और इस पूंजीवाद को, आपको मालूम है कि प्रथम विश्व ने इस पूंजीवाद को दूसरे देशों पर आरोपित करने के लिए एलपीजी की संकल्पना लाई। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड कह लीजिए ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी, ग्लोबलाइजेशन। विश्व राजनीति में आपको पढ़ा चुका हूं इसके बारे में मैं। लिबरलाइजेशन बोले तो उदारीकरण। अब आपको महसूस हो रहा होगा कि चीजें कैसे रिपीट हो रही हैं, रिवीजन की तरह आप इसको ले रहे होंगे। अब ऐसा आप में से कोई नहीं होगा जिसको लिबरलाइजेशन के मतलब ना मालूम हो, निजीकरण के मतलब ना मालूम हो। निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कहीं ना कहीं पूंजीवादी अवधारणा के लिए यह महसूस किया गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण इंडिस्पेंसेबल होगा, अपरिहार्य होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत होना ही होगा, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, है ना। और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? निजीकरण ने, यानी उदारीकरण ने, सॉरी, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और एकीकरण को ही तो हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। यानी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण क्या है? ये कुछ नहीं है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण वैश्वीकरण है। एनीवे, अब देखो, थैंक यू। अब देखिए, चूंकि एलपीजी को हमने भी इसका स्वागत किया और नतीजा यह देखा गया कि वर्ष 1991 में भारत ने भी अपनी नई आर्थिक नीति का सृजन किया। और यह जो नई आर्थिक नीति थी, आपको बताऊं, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर तो थी ही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखेंगे कि प्रत्यक्षतः इसका स्वरूप किस दिशा में दृष्टिगोचर होता है, किस दिशा की तरफ लक्षित होता है, तो तय मानिए ये बेसिकली वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ खुद को कनेक्ट करना हमारी मजबूरी बन गई थी उस समय। और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ खुद को कनेक्ट करने के लिए ही हमने नई आर्थिक नीति लाई। अब नई आर्थिक नीति का मतलब कि एक ऐसी आर्थिक नीति जहां हिंदुस्तान उदारीकरण के लिए तैयार है, जहां हिंदुस्तान निजीकरण के लिए तैयार है, जहां हिंदुस्तान विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार है, ये हमने यहां अपनाया। अब जाहिर सी बात है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर चलने की बात होगी, तो आपको नहीं लगता कि हमारी विदेश नीति का ही हिस्सा होगा? तो आपको बताऊं, 1991 के उपरांत, 1991 तथा इसके उपरांत भारत की जो विदेश नीति है बहुत हद तक अर्थनीति में तब्दील हो गई, अर्थनीति में
बदल गई। यानी हम किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंधों में जब जाने को सोचते थे और उस दौरान जब अपने हितों का रेखांकन करते थे, अपने हितों को सुनिश्चित करते थे कि आखिर कौन कौन से हित हमें साधने हैं, तय मानिए उसमें जब लिस्ट देखा जाए यानी हितों की संख्या देखा जाए तो उसमें बहुसंख्यक हित अर्थतंत्र से जुड़े हुए पाए गए। यानी अभी भी देखेंगे किसी भी देश के साथ जब हम वैश्विक समझौते में जाते हैं तो सबसे ज्यादा आर्थिक समझौते आपको देखने को मिलते होंगे। 1991 से पहले ऐसा नहीं था। 1991 से पहले आप यूं मान के चलिए कि कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति में जो सबसे ज्यादा बिंदु समाहित होते थे या जिन जिन हितों को हम रेखांकित करते थे वे मूलतः सामरिक महत्व के होते थे। सामरिक महत्व यानी हमारी कोशिश होती थी कि कैसे हम अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करें, अपनी भौगोलिक संप्रभुता को कैसे मजबूती दें, है ना। तो सैन्य तंत्र में बढ़ावा देना यह उद्देश्य था और निसंदेह इंदिरा जी ने इस कार्य को भली भांति निभाया। यानी उस दौर तक हम अपने सामरिक महत्व को ठीक तरीके से समझ गए थे और सामरिक हितों को साधने के उद्देश्य से ही हम वैश्विक संबंधों की दिशा में आगे बढ़ते थे। बट 1991 के बाद सामरिक महत्व को तो हमने मेंटेन रखा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे भारी पड़ा आर्थिक महत्व, है ना। तो अब जाहिर सी बात है 91 के बाद हिंदुस्तान में जो भी सरकार बनेगी अपनी विदेश नीति में उसका जो सबसे बड़ा एजेंडा होगा वो यही होगा कि हिंदुस्तान को हम कैसे आर्थिक रूप से मजबूत देश बनाएं, हम अपने यहाँ अर्थतंत्र को किस तरीके से मजबूती दें और इस मजबूती को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हर संभव प्रयास हमें करने होंगे हम करेंगे। नतीजा ये हुआ कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अपना अधिकांश फोकस अर्थतंत्र पे किया, है ना। आपको बताऊं वर्ष 1996 में भारत सरकार में इंद्र कुमार गुजराल, जिनको हम लोग शॉर्ट में उनका नाम जानते हैं आई.के. गुजराल, विदेश मंत्री हुआ करते थे। और इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी एक तरह से कह सकते हैं विदेश नीति के तहत उन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया वो बेसिकली पड़ोसियों पर किया। उसी को हम लोग बोलते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन, है ना। गुजराल सिद्धांत आया और इस गुजराल सिद्धांत के तहत पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की बात की गई, प्राथमिकता दी गई। अब देखिए पड़ोसियों को कैसे प्राथमिकता दी गई, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि अगर हिंदुस्तान के स्वरूप पर आप विचार करें तो जाहिर सी बात है हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। इनफैक्ट पूरी एशिया में चीन के बाद सबसे बड़ा देश है आबादी के अनुसार आप देखें तो। एनीवे, सिर्फ दक्षिण एशिया की बात हो तो यह अपने आप में एक उपमहाद्वीप या उपमहादेश जैसा देश है। दक्षिण एशिया का अधिकांश संसाधन चाहे वो मिनरल रिसोर्सेस हों, है ना, आप कह सकते हैं भौगोलिक सीमा के लिहाज से कहा जाए, है ना, भौगोलिक क्षेत्रफल के लिहाज से या जनसंख्या के लिहाज से, तो ये मान के चलिए कि दक्षिण एशिया में 3/4 ये सब कुछ भारत के पास है और 1/4 में ही सारे देश हैं। एनीवे, अब चूंकि भारत की पड़ोसियों के साथ अगर तारतम्य आप देखें तो दक्षिण एशिया में हमारे जितने पड़ोसी हैं जिनके साथ हमारी सीमाएं लगती है, निसंदेह उनके साथ किसी न किसी रूप में हमारा सांस्कृतिक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कल्चरल अफिनिटी है। कल्चरल अफिनिटी के साथ साथ भौगोलिक जुड़ाव भी है, क्योंकि इसमें से तो दो देशों को अगर देखा जाए, आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो तो स्वयं भारत से ही निकले हुए हैं अलग अलग समय में खंडित होकर। तो हमारी संस्कृतियां एक दूसरे से मेल खाती है, रहन सहन, कईयों के साथ बोलचाल, जैसे नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें हमारी बोलचाल भाषा भी मिलती है। बट चूंकि ये सारे देश किसी न किसी रूप में बंटवारे की बुनियाद पर बने हुए हैं तो कई सारे बोन्स ऑफ कंटेंशंस है, यानी विवादास्पद मुद्दे हैं हमारे आपस में। जैसा आपको मालूम है, नदी जल विवाद, सीमा रेखा से संबंधित विवाद, प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे को लेकर विवाद, ये तमाम तरह के इशू हैं। तो यहां पर यह कहा गया 1991 के बाद महसूस किया गया कि अगर खुद की तरक्की सुनिश्चित करनी है तो अपने अड़ोस पड़ोस की तरक्की पर भी आपको ध्यान देना होगा। और चूंकि आप कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया में बड़े भाई के रूप में हैं, एक बड़े स्टेट हैं, तो यहां पर भारत ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और गुजराल साहब ने कहा कि हमें बेसिकली साउथ एशिया में बिग ब्रदर की भूमिका में आना होगा। बिग ब्रदर, है ना। अब देखो अंतरराष्ट्रीय संबंध में बिग ब्रदर और एल्डर ब्रदर, इन दो फ्रेजेस में फर्क है, ध्यान रखेंगे, बिग ब्रदर एंड एल्डर ब्रदर। वैश्विक नीति के सापेक्ष बिग ब्रदर का मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए अड़ोस पड़ोस में रहने वाले कुल 5 देश हैं और उनमें एक देश उन शेष चारों को सहयोग तो देता ही है, लेकिन सहयोग के साथ डोमिनेंस का भी भाव रखता है। यानी वो जैसा कहेगा शेष देश अपनी विदेश नीति को किसी और के साथ रेखांकित करते समय बिग ब्रदर की बातों का ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं बिग ब्रदर एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिस पर यह आरोप लगते रहा है कि यह अपने आप में साम्राज्यवादी रुझान को दर्शाती है, साम्राज्यवादी रुझान को, जबकि एल्डर ब्रदर इसकी छवि प्रोटेक्शनिस्ट की है, सुरक्षा देने की। यानी अगर कोई देश एल्डर ब्रदर की भूमिका में है, इसका मतलब कि उसके जो पड़ोसी हैं, उसके जो शागिर्द हैं, वो इससे डरेंगे नहीं। उनके मन में यह भाव नहीं आएगा कि एल्डर ब्रदर हमारे साथ साम्राज्यवादी व्यवहार करेगा, है ना। तो अभी देखेंगे हम लोग कि गुजराल सिद्धांत के आगे हमने कैसे
टर्न लिया, कैसे इसमें बदलाव लाया। गुजराल सिद्धांत के तहत यह कहा गया कि हमारे जितने भी छोटे छोटे पड़ोसी हैं उन पड़ोसियों के साथ हम एक तरफा सहयोग के भाव से वैश्विक संबंधों में आगे बढ़ेंगे। यानी उन्हें जरूरत पड़ी आर्थिक सहयोग की, हम उन्हें आर्थिक सहयोग देंगे। उनसे अपेक्षा नहीं करेंगे कि बदले में हमने जितना दिया वो हमें लौटाएं, ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए कि हम अपनी अहमियत को समझ रहे थे, अहमियत के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझ रहे थे, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे बढ़ाते हुए, आप कह सकते हैं मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे बढ़ाते हुए, छोटे पड़ोसियों को बिना शर्त एक तरफा सहयोग देने का हमने विचार लाया। तो आप कहेंगे कि गुजराल सिद्धांत के तहत भारत ने क्या किया? सभी छोटे पड़ोसी देशों को बिना शर्त एक तरफा सहयोग देने का प्रावधान किया गया था। सहयोग का मतलब यह है आर्थिक सहयोग देना, है ना, इनकी संप्रभुता की हिफाजत करना। अगर मान लीजिए संप्रभुता की हिफाजत का मतलब यह हुआ कि पहली बात तो इनके संप्रभु व्यवहार के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये अपनी आंतरिक व बाह्य नीतियों में पूरी तरह स्वतंत्र होंगे, और अगर इनकी संप्रभुता को कोई और चोटी करने का प्रयास करता है तो हम इनके संरक्षण में खड़े हो जाएंगे। ये एक तरह से था। हालांकि इसको हमारे छोटे पड़ोसी देशों ने, जैसे भूटान, नेपाल, ये सब, इन लोगों ने गलत रूप में लिया। इन्हें लगा कि भारत तो कहीं ना कहीं अपना अधिकार दर्शा रहा है हमारे ऊपर, ये दादागिरी कर रहा है। इसी को नाम दिया गया, इन लोगों ने कहना शुरू किया कि भारत बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रस्त है। इससे बिग ब्रदर सिंड्रोम, और नेगेटिव रूप में इसको लिया गया। हालांकि गुजराल डॉक्ट्रिन में दो पड़ोसियों को किनारे कर दिया गया था जो अपेक्षाकृत बड़े पड़ोसी कहे जाते हैं, जिसमें चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि इसमें केवल छोटे पड़ोसी देशों को सहयोग देने की बात की गई थी, है ना। हालांकि यह भी कहा गया कि चाइना व पाकिस्तान के साथ भी हम अपने संबंधों को बेहतर करेंगे, बट जो बिना शर्त एक तरफा छूट देने की बात की गई थी वो इनको लेकर नहीं की गई थी, चाइना और पाकिस्तान को लेकर नहीं की गई थी, केवल नेपाल, भूटान इत्यादि, बांग्लादेश वगैरह इन छोटे छोटे पड़ोसी देशों को लेकर की गई थी। एनीवे, यहां पर हमें आप कह सकते हैं कि गुजराल सिद्धांत को लेकर, गुजराल डॉक्ट्रिन को लेकर अगर कोई आलोचनात्मक पक्ष रहा वो यही रहा कि छोटे पड़ोसी देशों ने भारत की उदारता को यहां निगेटिव रूप में लिया, और उन्होंने क्या प्रयास किया कि भारत को संतुलित करने के लिए ये चीन वगैरह से, पाकिस्तान वगैरह से अपने संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास करने लगे। तो इसमें भी ये देखा गया भारत के अंदर उन दिनों ऑपोजिशन के द्वारा यह आलोचना करना शुरू किया गया कि वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं अपनी नीति में फिसड्डी साबित हो रही है। आखिर इतनी उदारता दिखाने के बावजूद भी हमारे पड़ोसी हमारे विश्वास में नहीं आ पा रहे हैं, वो कहीं दूसरे देशों की तरफ भी उनका रुझान बढ़ रहा है, जो उचित नहीं है। कहीं ना कहीं हमें अपनी नीति में जो थोड़ी मोड़ी आक्रामकता है, उस आक्रामकता पे विराम लगाना चाहिए। खास करके अपने निकटस्थ पड़ोसियों के प्रति हमें कोई आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए 96 में मान लीजिए ये गुजराल सिद्धांत आया, और आपको मालूम है ना कि 98 में ही हमने पोखरण परीक्षण कर लिया। अब जाहिर सी बात है छोटे छोटे पड़ोसी देश डरेंगे ना कि भाई बगल में एक तो बड़े भाई के रूप में या बिग ब्रदर के रूप में हिंदुस्तान हमारे सामने पेश आ रहा है, साथ ही साथ परमाणु परीक्षण भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमें अपने साम्राज्यवादी चंगुल में फंसाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, हमारे आंतरिक व बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करने का इसका इरादा तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपके अगल बगल सारे अगर कमजोर देश हों और आप बहुत ज्यादा मजबूत हों तो थोड़ा सा आपके प्रति भय का भाव तो उनके अंदर रहेगा ही। तो यहाँ ये कोशिश की गई कि अपनी डिप्लोमेसी को इतना बढ़ावा दिया जाए ताकि ये छोटे पड़ोसी हमारे ऊपर विश्वास कर सके, इनके साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाए, इनके साथ कल्चरल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि गुजराल डॉक्ट्रिन के आने के तुरंत बाद ये सब नहीं हो पाया, लेकिन आगे चलकर हमने इसमें रिफॉर्म किया। जैसे आप देखेंगे कि जैसे वर्तमान सरकार का ही देख लो, वर्तमान सरकार में जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री पिछली बार भी जब चुनाव जीत कर आए थे अपने पहले टेन्योर में, तो आपने देखा होगा विदेश यात्रा में, पहली विदेश यात्रा के रूप में इन्होंने छोटे छोटे देशों का ही चयन किया था, जैसे भूटान वगैरह का, अपने पड़ोसियों को। यहां तक कि अगर मोदी जी की विदेश नीति को आप उन्हीं दिनों से ट्रेस कर सकते हैं जब ये ओथ ऑफ अफर्मेशन ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, तब अपने पड़ोसियों को इन्होंने शपथ समारोह में आमंत्रित किया था। जैसे पाकिस्तान से नवाज शरीफ आए थे, श्रीलंका से महिंदा राजपक्षे आई थी, वैसे ही बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। तो इस तरीके से हमने यह जताने का प्रयास किया कि हमारे लिए प्राथमिकता हमारे पड़ोसी हैं, है ना। तो गुजराल सिद्धांत के तहत हमने पड़ोसियों को प्राथमिकता तो दी, बट जरूरत इस बात की थी कि आगे चलकर इनको और ज्यादा प्राथमिकताएं दी जाए, इन्हें और ज्यादा प्रायोरिटीज बेसिस पर लिया जाए। ये मूलतः यहां प्रयास किया गया था। एनीवे, तो अब मैं उम्मीद करता हूं गुजराल सिद्धांत को तो आप समझ ही गए होंगे, और गुजराल सिद्धांत में अगर मान लीजिए थोड़ा अमेंडमेंट करना हो कि आखिर ऐसा क्या किया गया होता इस सिद्धांत के तहत जिससे हमारे ऊपर हमारे पड़ोसी यह आरोप नहीं लगाते कि भारत बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रस्त है। तो जाहिर सी बात है भारत को वहां एल्डर ब्रदर के रूप में पेश आना चाहिए था, और एल्डर ब्रदर के रूप में पेश आने के लिए जाहिर सी बात है अपने पड़ोसियों के मन में अपने प्रति ट्रस्ट सरप्लस जनरेट करना था, विश्वास में इजाफा करना था। और ऐसा तभी हो पाता जब हम कूटनीति का सहारा लेते। तो कहीं ना कहीं कूटनीतिक मामलों में हमारे प्रयास थोड़े कम रहे, जरूरत थी कि इसे और बढ़ाया जाए। हालांकि आने वाले दिनों में इसको बढ़ाने का प्रयास निरंतर किया जाता रहा है, अभी भी किया जा रहा है ना। अब देखिए, हमने पड़ोसियों पर इसलिए फोकस किया कि जब तक पड़ोसियों पर फोकस नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए ये अव्यवस्थित रहेंगे, इनके यहाँ तमाम तरह की समस्याएं होंगी, तो जब हो भी सकता है कि खास करके जो नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं, आतंकवाद वगैरह जैसी घटनाएं इनके यहाँ बढ़ने लगे, इनके यहाँ आतंकवादी पैदा होने लगे, तो भारत की भी वो कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे, है ना। तो उनकी संपन्नता पर भी ध्यान देना जरूरी था, क्योंकि जब तक आपके अड़ोस पड़ोस के लोग संपन्न नहीं रहेंगे, आप भी लंबे समय तक संपन्न नहीं बने रह सकेंगे। एनीवे, तो ये कहीं ना कहीं अर्थतंत्र की अहमियत को समझते हुए ही हिंदुस्तान ने इस तरह का निर्णय लिया था। अब देखिए, हमने देखा कि भाई हमारे
निकट पड़ोसियों के साथ विरासत में तमाम तरह के विवाद मिले हुए हैं। विरासत में तमाम तरह के विवाद मिले हुए हैं, जैसे आपने बताया ना आपको, यानी हमारा बंटवारे का इतिहास रहा है ना। संसाधनों के बंटवारे को लेकर विवाद है, नदी जल बंटवारा विवाद है, भौगोलिक सीमा को लेकर विवाद है, ये सब तमाम बातें नोटिस की गई और यह प्रयास किया गया कि चलो इनके साथ तो हम संबंधों में निखार लाने का निरंतर प्रयास करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट हमें अपने उन पड़ोसियों को देखा जाए, मतलब उन पड़ोसियों पर ध्यान आकृष्ट करना होगा जो हमारे दूरस्थ पड़ोसी हैं। यानी आप यूं कह लीजिए कि जिनके साथ हमारा कोई बंटवारे का इतिहास नहीं रहा है, अगर हम उनके साथ प्रयास करें संबंधों को बढ़ावा देने में तो शायद बेहतर कर सकते हैं। तो आपको बताऊं, हमने अपने आप यूं कह लीजिए कि जो दक्षिण पूर्व के जो पड़ोसी रहे, है ना, आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, हमने इनके साथ रिलेशनशिप को बढ़ावा देने पर बल दिया और 90 के दशक में ही हमारे यहां हमारी विदेश नीति में एक प्रमुख पॉलिसी लाई गई और इस पॉलिसी को बच्चों को बताऊं नाम दिया गया लुकिस्ट पॉलिसी। लुकिस्ट पॉलिसी, जरा ध्यान से इसको समझेंगे। इस लुकिस्ट पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं पूर्व की तरफ या पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो की नीति। यानी हमारे पूरब में जो मौजूद पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमने संबंधों को बढ़ावा देने का सोचा और ये कहा कि इनके साथ जब हम संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो संभव है हमारे जो एकदम से निकटस्थ पड़ोसी हैं, है ना, दक्षिण एशिया वाले, उनकी तुलना में कहीं बेहतर अवसर प्राप्त हो सकता है इन देशों के साथ आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अपने व्यापार तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। और आपको बताऊं, जब हम अपनी लुकिस्ट पॉलिसी का रेखांकन करने को सोच रहे थे तो उस समय हमारे लिए सबसे अच्छा लगा कि भाई 1967 ईस्वी में पहले से ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने एक संगठन बना लिया था अपने आर्थिक व सामरिक हितों को साझे स्वरूप में साधने के उद्देश्य से, और इसको बोला गया आसियान। आसियान, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये मूलतः शुरू में इसके 5 सदस्य थे, लेकिन आगे चलकर कुल 10 हो गए। वर्तमान में आसियान के कुल 10 सदस्य हैं। हालांकि इसका फर्दर विस्तार भी किया गया है, जिसमें आप कह लीजिए जापान, है ना, चाइना, साउथ कोरिया, इनको शामिल किया गया है। तो अब हम इसको हम लोग दूसरे टर्म में बोल देते हैं आसियान प्लस 3। आसियान प्लस 3। आपको बताऊं, आसियान के साथ सबसे ज्यादा अगर ट्रेड टाइप किसी देश के साथ है, व्यापारिक संबंध है, तो आप कह सकते हैं वो है आपका चाइना है। हालांकि भारत भी एक सब्सटेंशियल अमाउंट में अपने ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज को आसियान के साथ अंजाम देता है, संचालित करता है, तो हमारे भी आसियान के साथ संबंध अच्छे हैं। तो एनीवे, हमने अपनी इस पॉलिसी में 2 चीजों पर लक्षित किया। पहली बात, देश के अर्थतंत्र को बढ़ावा देना है, तो जाहिर सी बात है बाहर के देशों के साथ हमें अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करना होगा। और बाहर के देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में हमारी नजर में सबसे उचित यह लगा कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि विश्व के दूसरे देशों की तुलना में ये देश हमारे सन्निकट है, नजदीक है, कहीं ना कहीं हमारे दूरस्थ पड़ोसी हैं। एकदम नजदीक तो नहीं, लेकिन थोड़े दूर दराज मौजूद हमारे पड़ोसी हैं। अब देखो, साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली कौन कौन से देश हैं? म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, आप कह सकते हैं इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया, है ना, फिलीपाइंस, मलेशिया, सिंगापुर, है ना, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, आप कह सकते हैं एटसेट्रा। तो ये सारे जो देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, एक म्यांमार का भी नाम ले लूं, म्यांमार इत्यादि। और ये देश आपको बताऊं, इनमें से अधिकांश देशों ने आजादी तभी पाई थी जब हिंदुस्तान पाया था, मींस उसी के आसपास, आप कह सकते हैं 20वीं सदी के अर्ध में या उत्तरार्ध में। बावजूद इसके इनके यहाँ आर्थिक विकास की जो गति रही वो भारत की तुलना में कहीं ज्यादा, क्योंकि
इन अधिकांश देशों ने पूंजीवादी मॉडल को अपना लिया था। विश्व व्यवस्था जब द्विगुटीय संघर्ष से जूझ रहा था, तब जैसे देखिए ना, मैं आपको पहले भी बताया हूं कि फिलीपाइंस का जो झुकाव था वो बेसिकली अमेरिकी खेमे की तरफ था। तो जब मैं आपको चीन की भूमिका पढ़ा रहा था विदेश नीति में, तो आपको याद होगा मैं फिलीपाइंस की चर्चा किया था। तो ये पूंजीवादी मॉडल पर अपने अर्थतंत्र को पहले से मजबूती दे चुके थे। एनीवे, तो हमें लगा कि ठीक है, अगर इनके साथ हम नई आर्थिक व्यवस्था में, यानी विश्व में जो उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण के तहत नई आर्थिक व्यवस्था आई हुई है, उस नई आर्थिक व्यवस्था में कदम बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि सीधे सीधे हम इन देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दें, व्यापार व व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दें। और ऐसा करेंगे तो ही जाकर हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे पाएंगे। फिर हमने यह भी देखा कि आप जरा सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आपको नहीं लगता कि अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हम अपने संबंधों को मजबूत करेंगे तो उसका सीधे सीधे इंपैक्ट कहां पहुंचेगा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे। और अपेक्षाकृत हिंदुस्तान के अंदर उत्तर पूर्व के राज्य कम विकसित हैं। इसकी वजह है, इसकी वजह वहां की भौगोलिक अवस्था है, टोपोग्राफिकल सिचुएशन है ना, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन है, आप जो कह लीजिए, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना का अभाव है वहां। तो हमने कहा कि अगर उत्तर पूर्व का विकास करना हो तो उसका हमें सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने आर्थिक संबंध को बढ़ावा देने से। और इस तरह हम लोगों ने लुकिस पॉलिसी को अपनाई। लेकिन आपको बताऊं, हमारी लुकिस पॉलिसी में एक तरह से कह सकते हैं कि उतनी कारगर नहीं दिखी है, क्योंकि यहां हमने उत्तर पूर्व के देशों के साथ, है ना, ये सॉरी दक्षिण पूर्व के देशों के साथ संबंधों को तो हमने सुनिश्चित कर लिया कि हाँ हमें इनके साथ संबंध बनाने हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा सके। या फिर आप यो कह सकते हैं कि उसमें हमारी परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी। अब जरा सोचिए, अगर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ, जैसे मान लो म्यांमार के साथ भारत के संबंधों को बेहतर करना है, अब म्यांमार के साथ हम मान लीजिए किसी आर्थिक योजना पे काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारे उत्तर पूर्व का जो मणिपुर है, मणिपुर के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए? अब सवाल ये उठता है कि मणिपुर में खुद ही लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना का अभाव है। वैसे ही दूसरे देश त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये अवसंरचना के लिहाज से काफी लैक करते हैं, इनमें कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनके पास। तो भारत ने कहा कि एक तरफ तो हमें इनके साथ संबंधों पर बल देना है, चलिए हमने सुनिश्चित कर लिया कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने संबंध को बढ़ावा देंगे, लेकिन ये संबंध तब तक कारगर साबित नहीं हो पाएंगे जब इनको कनेक्ट करने वाले जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं, इनमें न्यूनतम उभार न आए। तो उत्तर पूर्व के राज्यों में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उभार लाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? उड़ान योजना अपनाई। उड़ान योजना के तहत बेसिकली हमने लक्ष्य रखा कि उत्तर पूर्व के राज्यों में हम एक तरह से अवसंरचना विकास करेंगे, वहां पर विकास के जो मानक है उसको स्थापित करने का प्रयास करेंगे, है ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, सड़कें डेवलप करना, प्रॉपर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, है ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, ये तमाम चीजें रखी गई। बट आप तो जान ही रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर खास करके जो जमीन वगैरह से संबंधित जो कानून है ना, जो लैंड वगैरह से संबंधित जो एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये बड़े अजीबोगरीब टाइप के हैं। कई दफा सरकार को उसकी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधक बनते हैं। इसके अलावा आप देखिए, हमारे यहाँ जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स हैं उसको लेकर भी लोग हल्ला करना शुरू करते हैं कि पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल सफाया किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए बाधक बनी और लुकिस से हम बहुत फायदा नहीं उठा सके। हालांकि ठीक है, हमने अपनी प्राथमिकता तो जरूर सुनिश्चित कर दी कि हम दक्षिण पूर्व के देशों के साथ अपने संबंधों में आगे जाएंगे। ऐसा इसलिए भी करना जरूरी था ना कि अगर देखिए सार्क के देश, जिसमें सारे के सारे साउथ एशियन कंट्रीज थे, साउथ ईस्ट एशियन, भाई दक्षिण जान रहे हैं ना, दक्षिण सहयोग संगठन, दक्षिण सहयोग संगठन सार्क, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन। तो हमने आसियान को कहीं ना कहीं सार्क के विकल्प के रूप में लिया और देखा कि सार्क अपने उद्देश्यों में उतना सफल नहीं हो पा रहा है। तो हमने सोचा कि पैरेलल सार्क के साथ तो हम अपनी मुहिम को आगे बढ़ा ही रहे हैं, इसके साथ साथ थोड़ा हम क्या कर लें, आसियान के साथ भी अपनी मुहिम को आगे बढ़ा लें, है ना। तो आगे चलकर 2000 में, मींस 2000 एंड ऑनवर्ड्स, हमने लुकिस्ट को एक्ट ईस्ट में तब्दील करने का प्रयास किया। और लुकिस्ट और एक्ट ईस्ट में फर्क यही है कि चूंकि लुकिस्ट पॉलिसी के तहत न तो अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में हम उतना कुछ विशेष कर पाए और ना ही आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के संदर्भ में अपने संबंधों को उतना बढ़ावा दे सके। तो कहीं ना कहीं आप यूं मान लीजिए कि सैद्धांतिक रूप से जो लुकिस्ट है उसी का व्यवहारिक रूप एक्ट ईस्ट है। तो जैसे हमने लुकिस्ट को एक्ट ईस्ट में तब्दील किया, अब कहीं ना कहीं हम लोग इन देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने में सक्रियता लाए और ज्यादा एक्टिव हुए। प्लस नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी हमने आप यूं कह लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी लाई, है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लुकिस्ट का जो आक्रामक स्वरूप है वही एक्ट ईस्ट है। एनीवे, मतलब हकीकत में कुछ करें और वो दिखे, ये बेसिकली एक्ट ईस्ट का तात्पर्य है। अब एक्ट ईस्ट के तहत आप देखेंगे कि अभी फिलहाल मणिपुर और म्यांमार में के बीच सड़क मार्ग डेवलप किया जा रहा है ना। यानी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पहले तो इनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके प्रॉपर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है ताकि सारे राज्य आपस में वेल कनेक्टेड हो जाए, और फिर इनको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है ना। सड़क मार्ग वगैरह आगे चलकर विचार किया जा रहा है कि हम रेल मार्ग भी डेवलप करेंगे, ये तमाम चीजें। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो कल्चरल टाइप देखेंगे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के कल्चरल एस्पेक्ट से बहुत मिलता जुलता है ना। क्योंकि यहाँ पर आप अधिकांश देश पाएंगे जहां बुद्धिज्म वगैरह किसी न किसी रूप में पाया जाता है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी एक तरह से बुद्धिज्म प्रभावी है। तो कल्चरल टाइप भी हमारा रहा है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ। तो सांस्कृतिक मेल तो हमारी है ही है, भौगोलिक रूप से हमारा आपस में कोई विवाद नहीं है क्योंकि हमारे बीच कोई बंटवारे का इतिहास नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को टारगेट किया और लुकिस्ट को लुक एक्ट में तब्दील किया बदलते समय के साथ।
और इस तरह से अपने अर्थतंत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो अभी भी हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति का एक तरह से जो परिधीय स्वरूप है, जो होलिस्टिक ओवरव्यू है, उसको अभी समझ रहे हैं, क्योंकि इसी बुनियाद पर फिर हम अलग अलग देशों के संबंधों को समझेंगे। चलो अब आते हैं हम लोग सीधे 2000 ऑनवर्ड्स, ईयर 2000 ऑनवर्ड्स, वर्ष 2000 के उपरांत। जाहिर सी बात है, यह जो समय रहा, इसी दौरान आप देखते हैं केंद्र में एनडीए 1 की सरकार आती है। एनडीए 1 यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यह सरकार यानी इसी को बोला गया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एबी वाजपेयी के नेतृत्व में यह सरकार बनती है, और इस सरकार ने एक तरफ लुकैक पे तो काम करना शुरू किया ही किया, साथ में भारत की आर्थिक नीति को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मुखर रूप से अगर भारतीय विदेश नीति में कोई तत्व समायोजित किया गया तो आप कह सकते हैं वो थी कल्चरल डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक कूटनीति। सांस्कृतिक कूटनीति। अब देखिए, आप पढ़ चुके हैं पहले कि सांस्कृतिक कूटनीति को देखते हुए मैं सारे टर्म्स ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि किसी न किसी रूप में पीछे की क्लासेस में डिस्कस हो चुका है, चाहे वो पॉलिटी में हुआ हो या आईआर में हुआ। सांस्कृतिक कूटनीति के तहत आप सबको मालूम है कि वाजपेयी सरकार ने कुछ आमूलचूल निर्णय लिए, जैसे हमने अपने यहां प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ की। क्यों? क्योंकि इंडियन डायस्पोरा को कनेक्ट करने का प्रयास किया। यानी सांस्कृतिक कूटनीति में 2000 के बाद, वर्ष 2000 के बाद हमारी विदेश नीति के तहत हमने इंडियन डायस्पोरा पर काफी फोकस किया। इंडियन डायस्पोरा पर फोकस किया, कहने का मतलब कि भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले लोगों पर, और कोशिश ये किया कि हमारे मूल के लोग, यानी भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, हमारे नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिक के बावजूद इसके हम उनके साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देंगे। क्योंकि जब उनके साथ हम संबंधों को बढ़ावा देंगे, उन्हें अपने साथ कनेक्ट करेंगे, सांस्कृतिक रूप से अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनके माध्यम से हम विश्व व्यवस्था में अपने प्रति विश्वास बहाली की डिग्री को बढ़ावा दे सकते हैं, और इस तरह से कहीं ना कहीं भारत के अंदर निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, है ना। तो जिसको कहते हैं ना एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो एफडीआई को आकर्षित करने के लिए हमने सांस्कृतिक कूटनीति का सहारा लिया। अब एफडीआई को आकर्षित करने का मतलब क्या हुआ भाई? जाहिर सी बात है, बिना किसी वैश्विक समझौते के आप कोई पूंजी निवेश करने के लिए भारत में तो आमंत्रित कर नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, विदेश नीति के क्रियान्वयन के दौरान किसी देश के साथ संधि करते समय, समझौता करते समय हम अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाएंगे, और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाते हुए कोशिश करेंगे कि सामने वाले देश से अपने यहाँ निवेश आकर्षित कर सके। निवेश क्यों आकर्षित करेंगे? इसलिए कि हम अपने यहाँ एक तरह से कह सकते हैं अर्थव्यवस्था का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र है, उस विनिर्माण क्षेत्र में उभार ला सके। और जब विनिर्माण क्षेत्र में उभार लाएंगे तो हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन सकते हैं, और जब तक एक्सपोर्टर नहीं बनेंगे, जब तक निर्यातक नहीं बनेंगे, तब तक हमारे पास करेंसी नहीं आएगी। जब तक करेंसी नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे। तो चलो, एक तो आपने देखा कि पीबीडी की परंपरा हमने शुरू की, इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा को हमने पीआईओ, ओसीआई, है ना, ओसीआई, ओआईसीएच, इस तरह के स्टेटस देने शुरू किए। और ये सारे स्टेटस क्यों दिए गए थे? ताकि भारतीय मूल के विदेशियों को हम विशेष रियायतें दे सके, विशेष रियायतें दे सके। और साथ में भी आप देखेंगे, इसके साथ साथ हमने अपने पड़ोसियों के साथ, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान वगैरह, लाहौर बस सेवा वगैरह देखे होंगे आप, ये क्या किया गया था? पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा देने के लिए ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के मध्य कल्चरल डिप्लोमेसी का ही स्वरूप था, है ना। जैसे पाकिस्तान में उन दिनों राष्ट्रपति हुआ करते थे जनरल परवेज मुशर्रफ, और भारत में तब अटल बिहारी वाजपेयी। आपने देखा होगा आगरा शिखर वार्ता हुई थी, हालांकि वो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन ये जो बस सेवाएं वगैरह चलाई गई दोनों देशों के बीच, ये कहीं ना कहीं कल्चरल डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने वाली बात की गई थी। हमने श्रीलंका वगैरह के साथ भी कल्चरल टाइप को बढ़ावा देने का प्रयास किया। एनीवे, यहां से हमारी कहीं ना कहीं अर्थनीति को साधने के लिए कहीं ना कहीं हमने सांस्कृतिक कूटनीति का सहारा लिया। तो आप कह सकते हैं कि 2000 तथा उसके पश्चात हमारी विदेश नीति में सांस्कृतिक कूटनीति का प्रवेश होता है। और यह सांस्कृतिक कूटनीति आगे चलकर दिखती है, अभी भी दिखती है। वर्तमान में आपको बताऊं, आप अक्सर देखे होंगे प्रधानमंत्री मोदी खास करके अपने पड़ोसियों के साथ, जैसे नेपाल में जाएंगे, है ना, तो नेपाल में जाएंगे तो वहां जनकपुर में जाएंगे, सीता मंदिर का दर्शन करेंगे वगैरह वगैरह, है ना, वहां के शिव मंदिर का घंटा बजाते हुए कई दफा दिख जाते हैं, पूजा आरती करते हुए दिख जाते हैं।
तो ये क्या दर्शाता है? पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाना अपने कल्चर से, ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान व नेपाल का कहीं ना कहीं साझा कल्चर है और उस कल्चर को मजबूती देने के लिए ऐसा कई सारे आप देख रहे होंगे कि रिलीजियस कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, जैसे वहां के जनकपुर को भारत के अयोध्या से कनेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम अलग अलग तरह की सर्किट्स बनाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं कल्चरल डिप्लोमेसी का ही हिस्सा है। अभी भी देखेंगे आप कि जैसे शुरू में बताया था कि स्वयं नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं वाजपेयी द्वारा प्रारंभ की गई जो कल्चरल डिप्लोमेसी रही विदेश नीति में, उसमें थोड़ा सा उभार ही इन्होंने लाया है, उसमें बढ़ोतरी ही लाई है। विदेशों में सामान्य रूप से दूर दराज के किसी देश में भी जाते हैं तो वहां भी देखे होंगे आप भारतीय मूल के लोगों को जरूर संबोधित करते हैं, है ना। तो ये संबोधित करने का मतलब यही होता है ना कि भारत की छवि को विदेशों में अच्छे तरीके से पेश किया जाए, और पेश करने के लिए सबसे बड़े अगर कोई मैसेंजर हो सकता है तो वे भारतीय मूल के लोग हो सकते हैं जो उस देश में रह रहे हैं। जब वे अपने देश के लोगों को बताएंगे भारत के बारे में, तो जाहिर सी बात है वे लोग भारत के बारे में बेहतर छवि अपने मन में गढ़ पाएंगे, है ना। तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान संदर्भ में कहीं ना कहीं हमने एक तरह से कल्चरल डिप्लोमेसी को बहुत अहमियत दी है, सांस्कृतिक कूटनीति को अपनी विदेश नीति में बहुत अहमियत दी है, और ये वाजपेयी से लेकर मोदी तक के काल में देखने को मिलता है। कल्चरल डिप्लोमेसी, ठीक है। अब देखिए, जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत, गुजराल सिद्धांत के तहत हमने पड़ोसियों को, यानी पड़ोसी देशों को, पड़ोसियों को तमाम रियायतें दी। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में इसी गुजराल सिद्धांत को एक दूसरे नाम से जाना जा रहा है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, हिंदी में इसको बोलते हैं पड़ोसी प्रथम की नीति। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप इसको देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार सत्ता संभालने जा रहे थे, तब उन्होंने अपने शपथ समारोह में निकट पड़ोसियों को या निकट पड़ोस के राष्ट्राध्यक्षों को, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान इत्यादि राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया था। यह क्या दर्शाता है कि हम अपनी विदेश नीति में अपने पड़ोसियों को प्राथमिकता देंगे। इसी को बोला गया नेबरहुड फर्स्ट, यानी पड़ोसी प्रथम। और यही नहीं, केवल निकटस्थ पड़ोसियों को ही नहीं, आप देखिए ना, हमारे यहाँ 26 जनवरी का प्रोग्राम हो रहा हो, या फिर 15 अगस्त का, या फिर कोई भी दूसरा समारोह, अक्सर आप देखते होंगे कि आसपास के, जैसे पता चला कि कभी सिंगापुर का राष्ट्राध्यक्ष आ गया, फिलीपींस का आ गया, है ना। तो साउथ ईस्ट एशियन जो नेबर्स हैं उनके साथ भी हम अपने कल्चरल अफिनिटी को बढ़ावा देने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, है ना। द्वितीय कार्यकाल में आपने देखा होगा इन्होंने भूटान को यात्रा के लिए पहला देश चुना। ये क्या दर्शाता है? भूटान एक तरह से हमारे पड़ोस में बेहद छोटा देश है, फिर भी हमने उसको प्राथमिकता दी। तो ये सब कुछ यही जाहिर करता है कि हमारे लिए पड़ोसी प्रथम है, नेबरहुड फर्स्ट है। तो एक बात तो तय मानिए कि अभी हमारी विदेश नीति जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उस दिशा में पहला जो प्लेटफॉर्म आता है वो हमारे पड़ोसियों का ही आता है। उसके बाद हम आगे के बारे में सोचते हैं। ये एक तरह से हमारी विदेश नीति की दिशा बन रखी है इस समय। एनीवे, ये एक रोड मैप आपने देख लिया संक्षेप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदर्शवादी विदेश नीति से लेकर वर्तमान यथार्थवादी विदेश नीति तक। यहां पर एक बात और देखेंगे, 1990 के दशक में ही हमने 1998 में, है ना, परमाणु परीक्षण किया, पोखरण परीक्षण, और इस परमाणु परीक्षण के साथ ही
1999 में हमने अपनी परमाणु नीति घोषित कर दी। आप सबको मैं पढ़ा चुका हूं कि भारत की परमाणु नीति क्या है ना। हमारी परमाणु नीति में बात की गई थी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेंगे। न्यूनतम का मतलब कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम परमाणु बमों का जखेड़ा इकट्ठा करके विश्व के दूसरे देशों को डराए धमकाए, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि अगर कोई हमें डराने का प्रयास करे तो हम अपनी आत्मसुरक्षा कर सकें। केवल उसी लिहाज से हम अपनी परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में हम अपने परमाणु कार्यक्रम को रचनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समर्पित किए हैं। कहने का मतलब क्लीन एनर्जी सोर्स के रूप में वगैरह वगैरह। हमने यह भी दावा किया अपनी परमाणु नीति में कि हम किसी भी गैर परमाणु संपन्न देश पर कोई हमला नहीं करेंगे। और हालांकि इसमें आगे चलकर सुधार किया गया, यह कहा गया कि हम परमाणु राज्य पर प्रथम हमला नहीं करेंगे। अगर वो हमला करेगा तो इन रिटालिएशन सुरक्षात्मक लिहाज से बचाव में हम उस पर आक्रमण कर सकते हैं। यह भी बोला गया कि चलो ठीक है, अगर मान लीजिए कोई परमाणु संपन्न राष्ट्र हमारे ऊपर परमाणु हमला नहीं करता, लेकिन अगर मान लो रासायनिक अस्त्र का इस्तेमाल कर दिया, केमिकल वेपन का, तो ये बोला गया कि अगर कोई केमिकल वेपन इस्तेमाल कर दिया तो उस पर हम परमाणु हमला कर सकते हैं। आगे चलकर वर्तमान में आपको बताऊं, चूंकि हमारी जो परमाणु नीति रही इसको रिवाइज किया गया। कब रिवाइज किया गया? 2018 में। अभी 2020 चल रहा है, मतलब 2 साल पहले। और रिवीजन में जो हमने बोला था कि जो न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता, या फिर आप कह सकते हैं कि न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की बात हमने स्वीकारी थी, है ना, कि हम अपने यहां जो परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि परमाणु बमों का या न्यूक्लियर वेपन्स का या WMDs का एक तरह से हब लगाए, उसका अधिक से अधिक कलेक्शन करें। नहीं, ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या था? न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता वाला देश बनना। 2018 में जब हमने 2018 में जब हमने अपनी परमाणु नीति का रिवीजन किया तो इस न्यूनतम शब्द को हटा दिया। समझ रहे हैं? मिनिमम डिटरेंस से मिनिमम शब्द को हटा दिया, केवल डिटरेंस को रहने दिया। यानी अब प्रतिरोधक के लिए हम अधिक से अधिक भी एक तरह से कह सकते हैं वेपन्स का कलेक्शन कर सकते हैं। कोई हम पे सवाल नहीं उठाएगा कि न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक बनने के लिए तो 15-20 एटम बम काफी है, आप सैकड़ों एटम बम बनाने की दिशा में क्यों आगे बढ़ रहे हो? ये जब तक न्यूनतम जुड़ा होता तब तक लोग सवालिया निशान लगा सकते थे। हमने यह न्यूनतम हटा दिया। और उसी दौरान क्या, मैं आपको बता रहा हूं 2019 का वाकया। 2019 में यह भी बोल दिया गया कि जरूरत पड़ेगी तो हम नो फर्स्ट यूज से शब्द नो को हटा सकते हैं। यह तब बोला गया जब पाकिस्तान को थोड़ी सी घुड़की देनी थी, क्योंकि वो बार बार गिरर घुड़की दिया जा रहा था कि हम भारत पे परमाणु हमला कर देंगे वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें। एनीवे, तो एक तरह की बात आप यूं कह सकते हैं कि हमने एक परमाणु संपन्न देश होने का दावेदारी ठोक दिया विश्व व्यवस्था में। और केवल दावेदारी नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल एटॉमिक पावर होने का दावा हमने पेश किया कि हम एक जिम्मेदार परमाणु देश हैं, परमाणु संपन्न देश हैं। और यह भी हमने दिखा दिया कि हमारी जो परमाणु प्रतिरोधक क्षमता है वो एक तरह से कह सकते हैं केवल दिखावटी नहीं है, बल्कि अगर आप अग्नि मिसाइल की बात करें, है ना, अगर आप IRNS अरिहंत की बात करें, सॉरी, ये चूंकि ये वेसल है, न्यूक्लियर वेसल है जो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकती है, तो हमने ये दर्शा भी दिया कि हम अपने परमाणु बमों का या परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल करने में सक्षम है। हमने अपनी तैनाती शुरू कर दी इसकी, है ना, अपनी सुरक्षा में। तो ये तमाम चीजें दर्शाता है कि न सिर्फ हम एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश हैं, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं मुस्तैदी के साथ इसके उपयोग में भी हम सक्षम हैं, इसकी हैंडलिंग में भी सक्षम है, तमाम चीजें। हालांकि हमने ये जरूर दावा किया अपनी परमाणु नीति में कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके मानकों का हम ध्यान रखेंगे। यानी किसी भी एक तरह से कह सकते हैं कि जो वैश्विक मूल्य है या वैश्विक कायदे कानून है ना, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर हम उसकी अवहेलना नहीं करेंगे, वैश्विक नियमों से खुद को बांध के रखेंगे, तभी तो हम एक जिम्मेदार देश के रूप में खुद को पेश कर पाएंगे, तमाम चीजें। हमने परमाणु नीति में यह भी कहा कि हम इसके आप कह सकते हैं गलत हाथों में प्रसार या फिर किसी भी तरह का हम
बेसिकली अप्रसार के सिद्धांतों का पालन करेंगे। हम परमाणु तकनीकी को किसी तक प्रसारित नहीं होने देंगे, है ना। तो बेहद जिम्मेदारी के साथ हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में उभरे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत कुछ और बिंदुओं को एड्रेस करने में अक्सर परेशान रहता है अपनी विदेश नीति में। जैसे चीन के साथ आप देखे होंगे अक्सर सीमा विवाद होता है। हाल में अभी डोकलाम विवाद चला। डोकलाम विवाद में मोदी सरकार ने कहीं न कहीं एक उग्र विदेश नीति का परिचय दिया और चीन के व्यापक उग्रता के बावजूद भी हमने अपनी सेना वापस नहीं बुलाई और अंततोगत्वा चीन को वापस लौटना पड़ा। ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि भारत अपनी विदेश नीति में कितना जरूरत पड़ने पर उग्र हो सकता है। तो वर्तमान विदेश नीति को आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति काफी उग्र हुई है पहले की तुलना में। और उग्रता का तात्पर्य आप कह सकते हैं कि आदर्शवाद का विरोध नहीं बल्कि यथार्थवाद का एक तरह से स्वीकारा जाना है। हमने यथार्थवाद की तरफ और ज्यादा रुझान किया है। यथार्थवाद हमारी विदेश राजनीति में या वैश्विक नीति में इंदिरा जी के दौर में आया और वर्तमान संदर्भ में देखेंगे तो इंदिरा जी के बाद हर सरकारों ने विदेश नीति में यथार्थवाद की तरफ ज्यादा झुकाव दिखाया। वर्तमान में अन्यों की तुलना में ज्यादा झुकाव दिख रहा है। जैसे देखिए पाकिस्तान अक्सर जम्मू कश्मीर को लेकर या अन्य दूसरे मुद्दों पर भारत के साथ विवाद को हवा देता है या विवाद की बातें करता है, न सिर्फ अपने देश में बल्कि वैश्विक मंच पर भी, यहां तक कि यूएन के मंच से भी इस तरह की आवाज बुलंद करता है। और वर्तमान में आप देखे होंगे जैसे हमने जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी किया। सर्जिकल स्ट्राइक क्या दर्शाता है? ये साफ साफ दर्शाता है कि ठीक है हम गांधी के देश के हैं, अहिंसक है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हिंसा से भी पीछे नहीं हटेंगे और तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। पहले दे भी चुके हैं 71 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। अभी बार बार जो ये सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह जैसे आप घटनाएं देखते हैं ये कहीं ना कहीं विदेश नीति में उग्रता को ही दर्शाता है। और जैसे अभी 370 हुआ, आप देखें धारा 370 को, जिसको हम लोग आर्टिकल 370 भी कहते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को चेंज किया गया। चेंज करने की वजह से आप देखे होंगे पाकिस्तान के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान आए दिन वैश्विक मंच पर जाकर भारत की आलोचना करते हैं, लेकिन जहां भी अपनी आवाज उठाए हैं कहीं ना कहीं उनकी तुलना में उनको काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से और मजबूत आवाज उठी है। और भारत की आवाज के सामने आप हर मंच पे उनकी आवाज को दबते हुए पा रहे हैं। विश्व व्यवस्था में कहीं ना कहीं भारत ने उन्हें बहुत हद तक अलग थलग कर दिया है। ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि अगर हमारे साथ विरोध करोगे, भले हमारे पड़ोसी हो, तो ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, है ना। जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी देर के लिए हम आदर्शवाद को तिरंजलि भी दे देंगे। यही हमारी विदेश नीति इस समय दर्शा रही है। तो पूरी तरह से हम यथार्थवादी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क के देशों के साथ, दक्षिण के देशों के साथ, खास करके इस कोरोना संकट से उबरने के लिए जो आह्वान किया, एक तरह से कह सकते हैं कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, है ना, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो यह भी दर्शाता है कि हम अपने पड़ोसियों के मध्य कहीं ना कहीं अब एक तरह से एल्डर ब्रदर की भूमिका में काम कर रहे हैं, बेहद जिम्मेदार देश के रूप में काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा गुजरात में, अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम या फिर अमेरिका के अंदर हाउडी मोदी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति की उग्रता को दर्शाती है, विदेश नीति की प्रखरता को दर्शाती है। आप मोदी सरकार की आलोचना तमाम अलग अलग बिंदुओं पर कर सकते हैं, लेकिन अगर मोदी सरकार की विदेश नीति पर आलोचना करने के लिए आप बिंदु जुटाना चाहें तो मुझे लगता है कि बेहद कम बिंदु मिलेंगे, क्योंकि कम से कम यह सरकार इवन फर्स्ट टेन्योर में भी और सेकंड टेन्योर भी ले लो, विदेश नीति में अपेक्षाकृत काफी बेहतर की है। इसमें कोई शंका संदेह नहीं है ना। तो अगर हम होलिस्टिक रूप से देखें तो 1950 से लेकर, है ना, संविधान के लागू होने से लेकर, विदेश नीति के सृजन से लेकर अब तक हम निरंतर कहीं ना कहीं अपनी विदेश नीति में यथार्थवाद की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। और बदलती परिस्थितियों के अनुसार जो कुछ भी हमारे यहाँ नए हित उभर कर आ रहे हैं, नए इंटरेस्ट निकल कर आ रहे हैं, उन इंटरेस्ट को साधने की दिशा में हमारा प्रयास बेहद सार्थक रहा है। खैर, ये एक तरह से आपने देखा भारतीय विदेश नीति के लिए, यानी जब हम अपने पड़ोसियों के साथ विदेशी संबंधों में जाएंगे तो उसकी बुनियाद में क्या कुछ हमें देखना चाहिए। हमने भारत के स्वरूप को देखा, दक्षिण एशिया में आप कह लीजिए इसकी भूमिका देखी। दक्षिण एशिया में यह किस रूप में अन्यों के लिए है, यानी सभी देशों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिग ब्रदर के रूप में है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान वगैरह के साथ संबंध शुरू से ही गड़बड़ है और उन संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में जो भी प्रयास किए गए कहीं ना कहीं अपेक्षित सफलता नहीं मिली उसमें। एनीवे, फिर भी हमारी विदेश नीति की जो आक्रामकता है वो इन विवादों के बावजूद भी हमें विश्व मंच पे कहीं ना कहीं उभार लाने में मददगार ही साबित हुई है ना। तो यहाँ हमने अपनी परमाणु नीति भी देख ली, कैसे हमने लुकिस्ट को एक्टिस्ट में तब्दील करने का प्रयास किया, कैसे हम 70 के दशक में प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाए अपनी विदेश नीति में। इसके पहले हम आइडियलिस्टिक अप्रोच फॉलो कर रहे थे, पंचशील व एक तरह से कह सकते हैं नॉन अलाइनमेंट के यानी नाम के सिद्धांतों का शक्ति से अनुपालन कर रहे थे। 90 के दशक में किस तरीके से हमारी विदेश नीति अर्थतंत्र की तरफ मूव की और 2000 के बाद कैसे हम अपनी विदेश नीति में कल्चरल एस्पेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किए और कल्चरल एस्पेक्ट्स को इंट्रोड्यूस
करने के साथ ही कहीं ना कहीं पहले की तुलना में हम ज्यादा आक्रामकता लाए, उग्रता लाए अपनी विदेश नीति में। अब इन्हीं बुनियादी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भारत का अपने पड़ोसियों के साथ हम वैश्विक संबंध बढ़ेंगे। और इसमें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अब हम आते हैं भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत नेपाल संबंध।